हाय एवरीवन, मैं मारूफ इम्तियाज़ अपने इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो लॉज ऑफ मोशन जो हम लोग पढ़ेंगे वो 3 पढ़ेंगे। वो सारे के सारे किसने दिया था? ये मोशन न्यूटन्स दिया था, इसलिए इसको बोला जाता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये एक स्टूडेंट के डिमांड पे बना रहा हूँ। तो उस स्टूडेंट का नाम है जन्नतुल फिरदौस। तो उनके कहने पे ये वीडियो बन रहा है। और आपको भी अगर किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट हो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 9, 10, 11, 12, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, इंशाअल्लाह उस पर भी वीडियो बनाया जाएगा। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। तो जो हमारा फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ बेसिकली क्या कहता है ये चीज़ को समझेंगे। तो फर्स्ट लॉ में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट पे है यानी रुका हुआ है तो वो रुका हुआ पसंद करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करेगा। फॉर एग्जांपल कि अगर मान के चलिए कि कोई बॉक्स है, वो पहले से रखा हुआ है, मतलब कि उसको हम लोग बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हैं। तो जो फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो ये यहीं पे रुका हुआ रहना ही पसंद करेगा। बात समझ में आ रहा है? अगर ये मोशन में है तो अगर इसमें कोई फोर्स हम नहीं लगा रहे हैं, जैसे कि कोई एक बॉल है जो कि मूव कर रहा है, तो अगर बाहर से कोई इस पर फोर्स नहीं लगा रहे तो वो लगातार क्या करेगा? मूव करता ही रहेगा। ऐसा कौन कहता है? फर्स्ट लॉ। क्लियर है? तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही चीज़ आपके बुक में लिखा हुआ है, फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ आपको बुक में क्या लिखा हुआ है? एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन रेस्ट। बात समझ में आ रहा है? एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन until और unless external force is not applied to them। ये बात क्लियर है आपको कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा, जो मोशन में है वो मोशन में ही रहना पसंद करेगा, जब तक उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाइड करें। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि आपके बुक्स में लिखे हुए हैं। पहला एग्जांपल है कि जैसे कि अगर बात करते हैं हम लोग, ये एक्सपेरिमेंट आपके बुक में भी दिया हुआ है। एक ग्लास के ऊपर हम लोग एक कार्डबोर्ड प्लेस कर दिया और उसके ऊपर हम लोग एक 5 रुपये का सिक्का रख देते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या किए, ये कार्ड पर हम लोग फोर्स अप्लाई किए बाय यूजिंग थंब, मतलब कि हम उंगली फिंगर की मदद से, कि हमको इस क्या किए कि इस पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। किस पे? कार्डबोर्ड पे। तो ये कार्डबोर्ड पे जो हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये तो मोशन में आ गया। पहले क्या था? रेस्ट में। हम इसको कहाँ लाए? मोशन में। तो ये किसको मोशन में लाए? कार्डबोर्ड को। लेकिन ये क्या है? रेस्ट में है अभी भी। तो ये रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा। तो रेस्ट में रहना पसंद करेगा, तो जब ये कार्डबोर्ड आगे बढ़ जाएगा और यहाँ रुक जाएगा तो फिर ये कैसा सिचुएशन देखने को मिलेगा? तो सिचुएशन कुछ ऐसा होगा कि गिलास हमारा है, ठीक है, और ये सिक्का और ये कार्डबोर्ड तो आगे चला गया, कार्डबोर्ड हो गया मोशन में। अब ये सिक्का जो है हवा में तो नहीं रहेगा, सिक्का कहाँ चला जाएगा? गिलास के अंदर। बात समझ में आ रहा है? ठीक उसी तरह हम लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। ठीक है, अगर हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, बस चल रही है, तो ये हम
मूव कर रहा है, बस मूव कर रहा है, तो हम भी मूव कर रहे हैं। यहाँ पे पैसेंजर है, पैसेंजर ए और पैसेंजर बी दोनों खड़े हैं। अगर अचानक से ये ब्रेक मार दे, इसका जो है फाइनल वेलोसिटी सडन क्या हो, ज़ीरो हो जाए। अभी तो ज़ीरो नहीं था, लेकिन अगर अचानक से जो है इसका वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए, तो ये क्या देखने को मिलेगा कि ये तो मूव कर रहा था, तो साथ साथ आप भी मूव कर रहे थे। तो अगर ये रुकेगा तो ये तो मोशन में थे पहले से, ये अचानक से ये रुक नहीं पाएंगे, ये भी मोशन में ही रहना पसंद करेंगे। जो मोशन में है वो मोशन में ही रहना पसंद करेगा। तो गाड़ी जब रुकेगी तो हम लोग कहाँ की तरफ झुक जाएंगे, आगे की तरफ। तो ये पैसेंजर जो है इससे जाके लड़ जाएगा। ऐसा होता है, अगर खड़े हैं तो लड़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि ये मोशन में था, मोशन में ही रहना पसंद करेगा। और ये भी ऐसा नहीं है कि ये नहीं लड़ेगा, ये अपने आगे वाले से लड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ जो था, अब जैसे कि हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं, पेड़। अगर हम कोई अमरूद का गाछ हो गया या फिर जो पेड़ होता है, तो हम उसको हिलाएंगे। जब हम उसको हिलाते हैं तो बहुत सारे पत्ते जो है नीचे की तरफ गिर जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो है पत्ते क्या थे, रेस्ट में थे, और हमने किसको मोशन में लाया, उसके ब्रांच को। तो ब्रांच तो मोशन में आ गया, लेकिन जो पत्ते थे वो रेस्ट में रहना पसंद कर रहे हैं, जिसके वजह से क्या होते हैं कि पत्ते रुके रह जाते हैं वहीं पे, और वो अपने जगह से हिल जाते हैं, तो वो टूट जाते हैं। वैसे आम पका हुआ होता है, तो वैसे हम अगर उसको आम के डाली को अगर हिलाते हैं तो वो आम तने से क्या हो जाता है, टूट जाता है। क्यों? तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है सारा, ये है फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। बात समझ में आ रहा है? और देखेंगे यहाँ पर हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे स्कूल में जो हम लोग डस्टर इस्तेमाल करते हैं, तो डस्टर में क्या होते हैं, धूल होते हैं, ठीक है, जो बोर्ड साफ़ करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली चौक। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग उसको जब साफ़ करते हैं तो कैसे साफ़ करते हैं, किसी बेंच वगैरह पे या फिर कहीं पे हम लोग उसको मोशन में लाते हैं। मोशन में लाके उसको फिर सडन से उसको क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। तो जब सडन से स्टॉप करते हैं तो उसके अंदर जो पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स बैठे हुए हैं, वो मोशन में आ गए थे। जब उसको हम हिला रहे थे तो वो मोशन में आ गए थे, और हम जब उसको अचानक से रोक देंगे तो क्या हो जाएगा, वो तो मोशन में ही रहेंगे, तो वो आगे बढ़ जाएंगे, और ये डस्टर क्या हो जाएगा, पीछे छूट जाएगा। तो इससे क्या होगा, वो डस्टर जो है बाहर की तरफ, डस्टर से धूल जो है बाहर की तरफ निकल जाएगा। ये बात क्लियर है, फर्स्ट लॉज, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड लॉ के बारे में बात कर लेते हैं। सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो सेकेंड लॉज ऑफ मोशन क्या है, सेकेंड लॉज ऑफ मोशन देखेंगे, ये मोमेंटम से रिलेटेड है। मोमेंटम सर होता क्या है, तो मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। इसका बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू एम वी, जहाँ पर m क्या होता है, मास होता है, और v क्या होता है, वेलोसिटी होता है। मोमेंटम का मतलब हम लोग चोट यहाँ समझेंगे, ठीक है। अगर एक ट्रेन गाड़ी खड़ी है, हम उससे जाके लड़ जाते हैं, ठीक है, हमको चोट लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। अगर वो स्पीड में हो तो और ज़्यादा लगेगा। बात समझ में आ रहा है? तो कितना चोट लगेगा ये उसके मास और इसके वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अगर इसके स्पीड ज़्यादा हो तब तो और ज़्यादा चोट लगेगा। मास है, मान के चलिए 1000 टन हो गया, एक डब्बे का जो ट्रेन का बोगी हो गया 1000 टन होता, तो हम तो जाकर उससे ऐसे ही भिड़ेंगे तो हमको चोट लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो है मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। एक चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर, हम जो है
सेकेंड लॉज ऑफ मोशन क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो अनबैलेंस फोर्स पे डिपेंड करता है, उसके डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है। ठीक है, अगर मान के चलिए यहाँ पर इसको ऐसे समझ लेते हैं कि एक जो गाड़ी है, ठीक है, उसको उसका पेट्रोल नहीं है, मान के चलिए पेट्रोल ख़त्म हो गया है, मतलब पेट्रोल है मतलब स्टार्ट नहीं हो रहा है उसका, तो उसको धक्का देने के लिए हम एक आदमी को बुलाएं तो उससे स्टार्ट आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा। ठीक है, 2 आदमी को बुलाएं, 3 आदमी को बुलाएं, तो तीनों आदमी एक एक करके जब धक्का देगा तो नहीं बढ़ेगा, तीनों आदमी एक साथ धक्का देगा तो आगे बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ यहाँ पर दिखा रहा है हमको कि कितना देर तक हम इसको फोर्स अप्लाइड करें। यहाँ पर टाइम भी मायने रखता है कि टाइम भी क्या हो, तीनों का मैच करे, कितना देर तक साथ में फोर्स लगाएंगे तो ये गाड़ी आगे की तरफ बढ़ेगी। बात समझ में आ रहा है? तो जो मोमेंटम होता है वो मास वेलोसिटी पे तो डिपेंड करता ही है, साथ ही साथ टाइम से भी कहीं कहीं रिलेट करता है। तो टाइम से रिलेट कैसे करता है, तो हम उससे निकालते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब जैसे कि यहाँ पर कुछ एक मास इसका है, जैसे कि इसका हम लोग इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, सेकेंड लॉज पढ़ रहे हैं तो सेकेंड लॉज में हम लोग इक्वेशन पढ़ेंगे। जैसे कि ये मास है, इसको m1 मान लिए, ठीक है, ये इसका कुछ एक वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u1 मान के चलिए। एक ऑब्जेक्ट है फर्स्ट और एक यही ऑब्जेक्ट है, इसका जो है ये एक स्पीड था और ये फाइनल स्पीड है। ये क्या है, वेलोसिटी यानी फाइनल स्पीड, और ये क्या है, इनिशियल स्पीड। बात समझ में आ रहा है? इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। ये ऑब्जेक्ट हमारा एक ही ऑब्जेक्ट है, मान के चलिए ये बॉल है, ये कुछ इसका मान के चलिए इनिशियल स्पीड था, इसे इनिशियल से 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, ये 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा जो इनिशियल स्पीड है तो इसको m1 u1 मान लिए। ठीक है, m1 u1, mu डायरेक्ट मान लेंगे, यहाँ पर एक ही है क्योंकि ऑब्जेक्ट, तो m1 u1 मान, मतलब कि यहाँ पे m1 u1 क्यों मानते हैं, जब 2 ऑब्जेक्ट रहता है तो दोनों का इनिशियल स्पीड अलग अलग होगा, दोनों का मास अलग अलग होगा, तो यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट है तो mu सिर्फ बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे mv का मतलब क्या हुआ कि मास और वेलोसिटीज़ का जो है फाइनल मोमेंटम, और ये क्या हुआ, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। अब बात करते हैं चेंज, तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं, तो चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, ये बात याद रखेंगे चेंज कैसे निकालेंगे। तो एम वी माइनस एम यू, बात समझ में आ रहा है? तो ये फाइनल वाला है, v क्या दिखा रहा है, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये फाइनल है और ये इनिशियल है। कोई दिक्कत? इसके इक्वेशन में हमको क्या मिला कि जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो जिसका मास क्या है, दोनों में सेम ही होगा, एक इनिशियल स्पीड अलग होगा, एक फाइनल स्पीड अलग होगा। मान के चलिए यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, फिर यहाँ पर इसका जो है स्पीड बढ़ के कितना हो जाता है, 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों अलग अलग है, लेकिन ये 10 किलो का था तो 10 ही किलो का रहेगा ना, तो ये इसका मास चेंज नहीं होने वाला। तो यहाँ पर हम लोग ये मास जो है कॉमन ले लेंगे, और v माइनस यू ये दिख रहा है, और v माइनस यू ये भी हमको कुछ दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो ये चेंज इन मोमेंटम हम निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो ये क्या है, चेंज किस में, चेंज है मोमेंटम में, तो यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू क्या लिखेंगे, m
v माइनस यू। अब हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ, सर इतना कुछ क्यों बात कर रहे हैं, ये सब पढ़ना ज़रूरी है। तो भैया थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाएंगे ना, पढ़ेंगे समझेंगे तभी तो काम चलेगा। आप लोग चीज़ों को पहली बार पढ़ रहे हैं, इसी वजह से थोड़ा सा भारी लग रहा है। अगर आप लोग इसको एक बार समझ ले अच्छे से तो आपको भी आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो बात हम लोग क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहने का मतलब क्या है कि इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ, हम लोग याद कीजिए पढ़े थे लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो हम लोग एक्सीलरेशन पे आ गए थे। तो वो रेट जब भी बात करेंगे तो उसको हम लोग टाइम से डिवाइड करते थे, बस समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को रेट निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या डिवाइड कर देंगे, टाइम से। तो एम वी माइनस यू, ये तो चेंज इन मोमेंटम है, इसको टाइम से डिवाइड कर दिए तो हमारा क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स। कोई दिक्कत? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, FORCE, ठीक है। फोर्स को F से डिनोट करते हैं, तो F इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई टी। V माइनस यू बाई टी को क्या लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखिए M इक्वल टू V माइनस यू बाई टी होता था, ये एक्सीलरेशन का है, एक्सीलरेशन का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक उसी तरह यहाँ पर हम लोग V माइनस यू बाई टी को क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे F इक्वल टू क्या हो जाता है, एम ए। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग फोर्स देते हैं तो उसमें एक्सीलरेशन पैदा हो जाता है, उसमें एक्सीलरेशन आ जाता है। अगर हम लोग जो है कोई ऑब्जेक्ट में जो है फोर्स लगा रहे हैं तो इसमें एक्सीलरेशन डेवलप होगा, और किधर होगा, जिधर को हम फोर्स लगा रहे हैं। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो ये इधर इसी डायरेक्शन में मूव ऑन करेगा। बात समझ में आ रहा है? ये था हमारा सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, और उसका इक्वेशन जो भी था आपको हमने समझा दिया है, ठीक है। अच्छे से एक बार इसको पढ़ेंगे समझेंगे, जो भी डाउट आएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेंगे। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि कोई इसका एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं कि अगर ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे दिख रहा है फोर्स जो है टाइम पे डिपेंड कर रहा है, जैसे कि चोट मोमेंटम जो हमको जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का बात कर रहे हैं हम लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का बात कर रहे हैं। तो चोट जो हमको लगता है, बात समझ में आ रहा है, मोमेंटम का मतलब चोट। अगर एक बॉल जो है, बॉल को हम लोग डायरेक्ट हाथ में कैच करें, मतलब कि हाथ जो है यहाँ पर रख रहे हैं, बहुत तेज़ी से बॉल आ रही है, हम उसको पकड़ लिए तो हमको हाथ में ज़्यादा चोट लगने की संभावना है। अगर हम उस बॉल को बॉल का जो है क्या करें, बॉल को पकड़ के हाथ को पीछे की तरफ लेके आएंगे तो हमको कम चोट लगेगा। बात समझ में आ रहा है? क्यों कम चोट लगेगा? क्योंकि उसका हम लोग टाइम बढ़ा दिए। जब हम लोग टाइम बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा, याद रहेगा आप लोग को। तो मोमेंटम जो है टाइम से रिलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। जो भी चेंज इन मोमेंटम होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पे डिपेंड करेगा। इसका एक और एग्जांपल कैसे देखेंगे, जो कीपर होता है क्या कहते हैं क्रिकेट में, तो इसको हम लोग कभी नोटिस किए हैं कि जब भी वो बॉल को पकड़ता है तो हाथ पीछे की तरफ लेकर के जाता है। क्यों? क्योंकि उसका टाइम बढ़ जाएगा, और टाइम बढ़ेगा तो उसको चोट कम लगेगा। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके बुक में, एक बार आप उसको पढ़ेंगे और जो भी डाउट्स वगैरह आएंगे आप लोग पूछिएगा बेझिझक, हम बताने के लिए तैयार हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड लॉज ऑफ मोशन। तो ये देखिए एक्शन और रिएक्शन जो भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं,
देखिए दिख रहा है आप लोग को। चलिए ये हमारा पढ़ने जा रहे हैं थर्ड लॉस। देखिए ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट जो है इस पे धक्का लगा रहा है तो जाहिर सी बात है ये भी उस पर उतना ही अमाउंट में धक्का लगाएगा। इसी को बोल दिया गया थर्ड लॉस ऑफ मोशन। बात समझ में आ रहा है? अगर आप जो है जितना तेज़ी से हम दीवार को मारेंगे, दीवार उतना ही तेज़ी से हमको मारेगा, तो जाहिर सी बात है हमको तो चोट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम समझाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर एक्शन, एवरी एक्शन एज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये हमारा क्या कहता है थर्ड लॉ। अगर कोई जैसे कि हम लोग इसमें एग्जांपल जो बेसिकली हम लोग जो पढ़ते हैं, एक गन है, बंदूक हमारे पास, देखिए ये बंदूक है, ठीक है, ये पकड़ने वाला है, ये बंदूक है, सिर्फ समझ लेंगे कि हाँ ये बंदूक है। ठीक है, बंदूक के अंदर है गोली। अब जब ये हम गोली को फायर करेंगे तो गोली कहाँ जाएगा? आगे की तरफ। बात समझ में आ रहा है? तो ये गोली निकला बंदूक से और ये आगे की तरफ जा रहा है। अब ये बंदूक कहाँ जाएगा? पीछे की तरफ। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिला कि जो भी बुलेट है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है और ये गन पीछे की तरफ मूव कर रहा है। तो जिसको हम लोग बोलते हैं रिकॉइल फोर्स। गन कहाँ की तरफ जा रहा है? पीछे की तरफ, तो रिकॉइल फोर्स ऑफ गन, रिकॉइल फोर्स ऑफ गन बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? और यहाँ पर की क्या है? एक्सीलरेट क्या बोलते हैं इसको? फोर्स जो भी मिल रहा है ये कहाँ की तरफ मिल रहा है? इधर की तरफ मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए, तो इसको बोलेंगे एक्सीलरेटिंग फोर्स ऑन दी बुलेट। ये आपके बुक में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका और इसका दोनों का जो होता है मोमेंटम, वो क्या होता है? कंजर्व होता है। वो चेंज जो भी होगा वो दोनों क्या होगा? इधर और इधर क्या होगा? बराबर होगा। एवरी एक्शन एज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये हमारा क्या कहता है थर्ड लॉ। एक्शन और रिएक्शन, ये क्या है? एक्शन और ये क्या है? रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है? अगर हम दीवार को धक्का देंगे तो दीवार भी हमको धक्का देगा, जाहिर सी बात है। हम लोग बहुत सारे डेली लाइफ में एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल आप लोग ढूंढ के किताब में पढ़िएगा, ढूंढिएगा, बहुत सारा एग्जाम्पल मिल जाएगा। अब जैसे नाव जो है, जो नाव चलाता है, तो नाव को जो है हम कहाँ ला दिए? बिल्कुल किनारे पे। अब हम क्या किए? वहाँ पर भी पानी है, तो हम क्या किए? नाव से सोचे कि जंप करके हम लोग जो है नदी के किनारे पे पहुँच जाए। तो जब हम जंप करेंगे तो नाव कहाँ जाएगा ये बताइए? नाव पीछे की तरफ जाएगा और हम कहाँ मूव करेंगे? आगे की तरफ। ये बात समझ में आ रहा है? ये कहता है थर्ड लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन। आज के वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है। और आपको अगर किसी भी तरह का डाउट आया हो तो आप लोग बेझिझक पूछ लें हमसे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।